कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच मतभेदों को देखते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर शिवसेना चाहे तो हिंदुत्व और महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि पाटिल का कहना है कि चुनाव वो अलग अलग ही लड़ेंगे, लेकिन जो स्थिति दिख रही है, क्योंकि कई बार अनबन की खबरें भी सामने आ रही थी और ऐसे में बीजेपी की तरफ से इसको एक ऑफर के तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना आना चाहे तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहे तो उसके लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन जो चुनाव होगा वो दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। क्योंकि जो मतभेद की स्थिति बन रही थी, जो बातें सामने आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस का भी आरोप था कि वहां पर उनसे राय मशवरा नहीं लिया जाता है, एक ही पार्टी सब कुछ कर रही है। और इन मतभेदों के बीच बीजेपी की तरफ से ये ऑफर, दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना चाहे तो वो हिंदुत्व और महाराष्ट्र के विकास के मुद्दे पर बीजेपी का दामन थाम सकती है। बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि पाटिल ने यहां यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव अलग अलग ही दोनों पार्टियां आने वाले वक्त पर लड़ेंगी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति महाराष्ट्र में है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकारों में मतभेद होने की वजह से महाअघाड़ी विकास पार्टी वहां पर है और अगर लगता है कि काम नहीं हो पा रहा है तो बीजेपी सकारात्मक रुख इस विषय पर दिखा रही है। और बड़ा बयान बीजेपी की तरफ से कि अगर शिवसेना साथ आने को तैयार है तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त पर जब महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच अनबन की खबरें भी लगातार एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच में सामने आ रही थी, जिसको लेकर जब ये सवाल पूछा गया तो बीजेपी के नेता की तरफ से ये साफ कहा गया कि अगर चाह रहे हैं शिवसेना वाले तो वो साथ आ सकते हैं और दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बना सकती हैं। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, सज रही अयोध्या पैठ पर उतरेगा। अब हाईवे पर पानी चढ़ जाएगा तो कहीं तो भागना ही पड़ेगा। सरकार से तो कोई सहायता नहीं है। विकलांग हथिन, हमारे के कोई उपाय न। अब यहाँ हम जाओ, अब कोनो रास्ता न है, कोई दोबारा नहीं है। आधा हिंदुस्तान बाढ़ से परेशान है। देश के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरे हालात बिहार और असम के हैं, जहां बाढ़ ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर चाहे वो बिहार का समस्तीपुर हो या फिर दरभंगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे ही हालात गोपालगंज और मुजफ्फरपुर के भी हैं, जहां बाढ़ की वजह से लोग सड़क के किनारे आसरा लिए हुए हैं। यही नहीं, यूपी के सहारनपुर में नदी में तो एक गाड़ी फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। वहीं उत्तराखंड के मुनस्यारी में पुल नदी में समा गया, जबकि नैनीताल में सड़क पानी में बह गई। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बंगापानी में नदी के उफान में आने के बाद 24 मकान जमींदोज हो गए। कई घरों पर अभी खतरा मंडरा रहा है। कुछ मकान की हालत ऐसी है कि वो कभी नदी में समा सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ है और उन्होंने अपने घरों को खाली कर दिया, क्योंकि वो कभी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में लोग हर वजह से सड़कों पर रुकने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से कई पुल भी गिर गए हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कटान की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। कई मकान जो हैं वो नदी में बहते हुए उनका एक हिस्सा भी नजर आया है। तो बारिश के बाद कई मकान तो पूरी तरीके से इस पानी के बहाव के साथ बहते नजर आए हैं। कटान होने की वजह से नदी के किनारे जो भी मकान है उनका हिस्सा भी नदी के साथ बहता दिखा। बारिश के बाद की स्थिति ये है कि वहां पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, नदियां उफान पर हैं। कटान होने की वजह से, पहाड़ खिसकने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं उत्तराखंड में भी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जहां चट्टानें गिर रही हैं, वहीं पुल भी बह रहे हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश की वजह से एक पुल बह गया, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में जहां सड़कें नदी में समा रही हैं, तो पुलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पुल के नदी में समा जाने के बाद रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। अब एक गांव से दूसरे गांव जाने का जो संपर्क का रास्ता है वो फिलहाल कट चुका है। 30 से ज़्यादा मकान जो हैं वो नदी में बह चुके हैं, और इसी के साथ जो पुल है, जो जरिया होता था इस छोर से उस छोर जाने का, वो पुल भी पानी की भीड़ चढ़ गया, यानी जलमग्न हो गया। तो ये खौफ अब लोगों के मन में भी गहराता जा रहा है कि अगर ऐसे ही बारिश होती है तो स्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी, और वहाँ रहना ऐसे हालात में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि नदी के किनारे जो मकान है वहाँ पर भी लोगों के मन में काफ़ी दहशत है, क्योंकि कटान शुरू हो चुका है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा मकान जो है वो पानी में समाता दिखता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के शामा गांव में चट्टानों को गिरने से रोकने के लिए जगह जगह जाल लगाए गए हैं, जिससे सड़कों पर पत्थर ना आ सके, क्योंकि प्रशासन ने कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां चट्टान गिरने का ज्यादा खतरा होता है। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पिथौरागढ़ के शामा गांव के पास, और यहाँ की तस्वीरें भी अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले आप तस्वीर देखिए इस नदी की, जो कि बहुत बड़ी नदी यहाँ पर है, लेकिन जो तमाम मलबा ऊपर से गिरा है, इसके चलते आप देखेंगे कि नदी किस तरीके से बहाव को जो बहाव है उसमें कटाव नजर आ रहा है। अलग अलग रास्तों से नदी बह रही है। सामने ही अगर आप पहाड़ देखेंगे दूसरी तरफ, तो देखेंगे किस तरीके से पहाड़ खिसके हुए हैं। सीधा जो इसका पूरा मलबा है वो नदी में गिरा हुआ है, और इस तरीके की तस्वीरें काफी आम है इस तमाम जगह पर। लेकिन जिस सड़क पर हम खड़े हैं, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सड़क है और सड़क चट्टान से लगी हुई है, तो यहाँ पर इन पे जालियां लगाई गई हैं। ये लोहे की जालियां हैं, जिन्हें लोहे की कीलों से सेट किया गया है। ऊपर तक आप देखेंगे, जहां तक हाइट नजर आ रही है वहां तक इन जालियों को लगाया गया है, ताकि बड़े पत्थर इससे ना गिरे। छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इससे अभी भी गिर रहे हैं, लेकिन बड़े पत्थर ना गिरे, इस वजह से ये नेट इस तरीके से लगाया गया है, ताकि अगर बारिश होती है या चट्टान खिसकने की स्थिति होती है, कोई बड़ा टुकड़ा सड़क पर ना आए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसी की दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सड़क की दूसरी तरफ किस तरीके से इस नेट को लगाया गया है। ये जाली जो है फिल्टर्ड फॉर्म में लगाई भी गई है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ नीचे की तरफ भी जाली लगाई गई है, जिससे कि नदी में जो है बड़े बड़े पत्थर ना जाए, छोटे कंकड़ पत्थर इन जालियों से। आप देखेंगे जालियों के ऊपर नजर भी आ रहे हैं कई पत्थर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग की गई है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी में बाढ़ आने के बाद कई गाय जो हैं वो टापू पर ही फंस गई, जिन्हें अभी तक निकाला नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि गाय जो है वो टापू पर एक मौजूद दिख रही थी, तभी नदी का पानी बढ़ गया, जिसके बाद गाय टापू पर ही फंस गई। बताया गया कि जिस जगह गाय फंसी है वो एक बांध के पास का टापू है, और चारों तरफ पानी भरा होने की वजह से उस तक पहुंचना और गाय की मदद करना ये भी मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में टीमों को अलर्ट पर रखा गया, उन्हें ज़रूर बोला गया है कि ये मवेशी यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको यहाँ से निकाला जाए। कोसी नदी का पानी बढ़ने की वजह से ये हालात पैदा हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहाड़ों पर बारिश के बाद नदी उफान पर है। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में बरसाती नदी में एक गाड़ी फंस गई। बताया गया कि लोगों ने वहां पर उसको मना किया कि वहां से ना गुजरे, क्योंकि ये गुजरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ड्राइवर वहां से गाड़ी निकालने की कोशिश तब भी करने लगा, लेकिन वो गाड़ी को नदी से पार नहीं निकाल पाया, जिसके बाद ट्रैक्टर को बुलाकर गाड़ी को नदी से निकाला गया। तो कई बार पानी भरा होने की वजह से अंदाज़ा इस बात का नहीं लगता कि गाड़ी वहां से निकल पाएगी या नहीं। कई जगहों पर ऐसे ही वाहन जो हैं बीच रास्ते पर ठप हो जाते हैं। कई बार नदियों का बहाव इतना तेज़ होता है कि संतुलन बिगड़ने के बाद भी हादसे वहां पर हो जाते हैं, लेकिन उन हादसों से ये लोग सबक लेते नजर नहीं आ रहे।
रास्ता पार करने की कोशिश में एक शख्स अब गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है। हालांकि वहां मौजूद जो लोग थे उन्होंने पहले ही उसे समझाया कि ये खतरनाक हो सकता है, बावजूद उसके उसने माना नहीं और उसके बाद लोगों को आगे आकर उसकी मदद करनी पड़ी और ट्रैक्टर की मदद से इस गाड़ी को निकाला गया। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की ये तस्वीर, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। हालात ऐसे हो गए कि बाढ़ लोगों के मकान में घुस गया बाढ़ का पानी, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है, मुश्किल हो गई है। कई जगह तो लोगों की बाइक फंस गई, जबकि कई लोग कमर तक पानी में डूब कर निकलने के लिए वहां से मजबूर हैं। एक जगह तो बारिश की वजह से सड़क धंस गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो अब पूरा इलाका जो है वो जलमग्न सा नजर आ रहा है। लोगों के घरों, लोगों के मकानों तक पानी पहुंचता जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई की। मुंबई में आज भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई जगहों पर पानी भर गया। दादर और हिंदमाता में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। बीएमसी के कर्मचारी पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी इतना है कि इसे निकालने में मुश्किल हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका है। हालांकि बीएमसी की टीम वहां पर मौजूद है और पंप लगाकर पानी को निकालने का काम भी वहां पर चल रहा है। लेकिन ऐसे में जब बारिश हो रही है तो पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और दिक्कतों का सामना वहां पर न सिर्फ लोगों को करना पड़ रहा है, जो बीएमसी के कर्मचारी पहुंचे हैं पानी को निकालने के लिए, उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में आज सुबह से रुक रुक के तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर स्थित हिंदमाता इलाके में, जहां आप देख सकते हैं जरा सी बारिश तेज क्या हो गई, दादर के हिंदमाता इलाके की जो सड़क है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर लोगों को आवागमन करने में जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल की ये तकलीफ है मुंबई करों की कि कई निचले इलाकों में जरा सी भी तेज बारिश होती है तो जल जमाव होने लगता है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। साथ ही साथ कई सारे हादसे भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रुक रुक के तेज बारिश हो रही है, ये लगातार बारिश नहीं है। इसके बावजूद भी सड़क जो है वो पूरा पानी से भर चुकी है और यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी जो है वो पानी निकास करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लोगों को जो है वो आने जाने में तकलीफ ना हो, इसीलिए उनको रास्ता भी दिखा रहे हैं, क्योंकि कई सारे मैनहोल जो है वो खुले कर दिए हैं ताकि पानी निकल जाए, सड़क पर जो पानी जल जमा हुआ है वो निकल जाए। फिलहाल हाई टाइड नहीं है। शाम को 5:57 पर समुंदर में 3.71 मीटर की जो है वो चलती रहेगी। जर्नलिस्ट रमेश भट्ट के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। बारिश मैदानी इलाकों में भी बर्बादी का सबब बन रही है। असम से लेकर बिहार तक कुदरत विनाश लीला रच रही है। बाढ़ से बिहार के 10 जिलों में त्राहिमाम मचा है। बिहार की 12 लाख से ज्यादा आबादी सैलाब का सितम झेलने को मजबूर है। सबसे ज्यादा खराब हालत समस्तीपुर और दरभंगा के हैं, जहां समस्तीपुर और दरभंगा हाईवे पर 5 फीट तक पानी बह रहा है। इसके बावजूद लोग वहां से निकलने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो पूरा का पूरा गांव जो है वो जलमग्न सा नजर आ रहा है और दिक्कत अब ये भी कि संपर्क जो है वो दूसरे गांवों से टूट गया है। अब न सिर्फ रहने की दिक्कतें, खाने की दिक्कतें भी इनके सामने गहराने लग गई हैं, क्योंकि घरों में रखा सामान जो है वो पानी में बह गया। दरभंगा के केवटी इलाके में बागमती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और दरभंगा से जयनगर होते हुए नेपाल तक जाने वाली इस NH 105 पर कटाव शुरू हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस कटाव को रोकने के लिए बांस, बल्ली और रेत की बोरी रखकर पानी के धार को मोड़ने की कोशिश की गई है और इसी बीच नेपाल में भारी बारिश शुरू हो गई है। ऐसे में जलस्तर बढ़ना तय माना जा रहा है और वहीं इस सड़क के दूसरी तरफ यहाँ पर लाल फीता लगा दिया गया है, क्योंकि उसके उस साइड में 12 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में अगर कोई भी उस लाल फीता को पार करता है तो सीधे तौर पर पानी में चला जाएगा। ऐसे में इस रोड से गुजरने वाले लोगों को वहाँ तक रोकने की कोशिश की गई है और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, ऐसे में इस इलाके के लोगों पर
खतरा और बढ़ गया है और कभी भी ये सड़क संपर्क टूट सकता है, क्योंकि लगातार इस इलाके में कटाव जारी है और एनएच पर भी कटाव चल रहा है। हालांकि एनएचएआई की ओर से जरूर इस कटाव को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से नेपाल में भारी बारिश हो रही है और जलस्तर बढ़ने की आशंका है, ऐसे में यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि कभी भी जयनगर से दरभंगा का संपर्क टूट सकता है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है और इस एनएच पर कटाव भी शुरू हो गया है। नेपाल में बारिश की वजह से नदियों का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान से कई जगहों पर नदियां ऊपर बह रही हैं। ऊपर से तबाही जो है वो मूसलाधार बारिश की वजह से भी हो रही है। कई इलाकों में बारिश लगातार हो रही है, जिसके बाद गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गए हैं। लोग सड़कों के किनारे आश्रय लेने को अब मजबूर हो गए हैं। दरभंगा की बागमती नदी कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 105 पर कटान शुरू हो गया है। हालांकि बांस और बल्ली लगाकर हाईवे को कटान से रोकने की कोशिश की जा रही है। समस्तीपुर जिले के जटमलपुर इलाके में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। जटमलपुर की तस्वीर है, जहां पर घरों में 5 फीट तक पानी पहुंच गया है। ऐसे आलम में लोग घर छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो फंसे हैं वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। और जो लोग ऊंचे स्थान यानी स्टेट हाईवे पर पहुंचे हैं, यहाँ पर कब पानी पहुंच जाए यह भी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिल्कुल एसएच के किनारे तक पानी पहुंच गया है। और नेपाल में इसी बीच भारी बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद लोगों पर और खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एसएच जो स्टेट हाईवे है, यहाँ पर लोग पहुंचकर शरण लिए हुए हैं, लेकिन इस हाईवे पर भी कब तक रह पाएंगे ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्या बाबा, पानी तो बढ़ रहा है? हाँ, बढ़िए रहे हैं, पानी बढ़ रहे हैं। तो ये कैसे रहेंगे इस हाईवे पर? हाईवे पर कैसे रहेंगे? हर सड़के पर लोग यहाँ पर प्लास्टिक डालकर और किसी तरह से वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते खतरा और बढ़ते जा रहा है। और एक ऐसा घर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लोग इस हाईवे के किनारे पहुंचकर शरण लिए हुए थे, लेकिन इनके घर के अंदर तक पानी पहुंच गया है। हाईवे जो है इसके किनारे बिल्कुल पानी पहुंच गया है। ऐसे में लोग यहाँ पर भी कैसे रह पाएंगे यह कहना काफ़ी मुश्किल है। और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है, इससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने यूपी की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल हो रहा है क्योंकि अपराधियों को जमानत मिल जाती है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने आज एक सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बड़े अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है। चीफ जस्टिस ने कानपुर के विकास दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 64 आपराधिक मामलों वाले को जमानत मिल जाएगी तो अपराध बढ़ने का खतरा तो बना ही रहेगा। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, किस मामले पर सुनवाई हो रही थी जिस पर कोर्ट का ये रुख रहा? देखिए, आज एक व्यक्ति, उस्मान नाम का एक व्यक्ति है जिसने जमानत याचिका यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। उस पर 8 मुकदमे हैं जो कि हत्या के मुकदमे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी चिंता जताई और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह से अपराधी जमानत के लिए आ जाते हैं और उनको जमानत उत्तर प्रदेश में मिल भी जा रही है। इससे वहाँ की जो न्याय कानून व्यवस्था है उस पर असर पड़ रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा कहा है। इससे पहले जब विकास दुबे एनकाउंटर का मामला था, उस वक्त भी उन्होंने ये सवाल उठाया था कि विकास दुबे जिस पर 64 मुकदमे थे अपराध के, उसको जमानत कैसे मिल गई, वो पैरोल पे कैसे बाहर आ गया। और आज फिर उसी तरफ इशारा किया था जस्टिस बोबडे ने जब उन्होंने कहा कि आप देखिए कि 64 मुकदमों का जो अपराधी था वो जमानत पर बाहर आ गया और फिर क्या हुआ वहां पे। बिल्कुल, एहतशाम, शुक्रिया। और एक बार फिर से अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत बेहाल है। बिहार के दरभंगा के केवटी इलाके में सड़क पर आश्रय लिए एक दंपत्ति को एक गाड़ी ने कुचल दिया, जिसके बाद ये गाड़ी पलट गई
लोगों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया गांव में बाढ़ आने के बाद कुछ लोग सड़क पर ही सो रहे थे, जिन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। लोगों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद से अब तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। दरभंगा जिले के केवटी इलाके में बागमती नदी उफान पर है और जिनके घरों में पानी चला गया है वो इस NH 105 पर पहुंचकर शरण लिए हुए हैं, लेकिन यह हाईवे भी सुरक्षित नहीं है। और आज अहले सुबह 4 बजे के करीब एक पति पत्नी को यहां पर एक पिकअप वैन ने कुचल दिया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और सुरेंद्र यादव सामने के घर में रहने वाले थे और जैसे ही उनके घर में पानी गया उसके बाद से वो इस NH पर पहुंच गए थे। किसी तरह से प्लास्टिक डालकर वक्त गुजार रहे थे, लेकिन इस पिकअप वैन ने पति पत्नी दोनों को कुचल दिया है, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद इस इलाके के रहने वाले लोग अब यह सोच रहे हैं कि जिनके घरों में पानी चला गया वो हाईवे पर पहुंच गए, लेकिन यह हाईवे भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में वो कहां जाएं। और इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं गांव के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि उनके घरों में पानी गया है तो अब वो कहां जाए। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और यह NH 105 है जिस पर तेज़ रफ्तार में गाड़ियां चलती हैं। और जब से बाढ़ आया है उसके बाद जब लोग यहां पर पहुंचे तो ना तो कोई यहां पर प्रशासन के लोग पहुंचकर गाड़ियों के रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश की और ना ही इन लोगों से कोई हाल चाल जानने के लिए पहुंचा। बाढ़ के सबसे ज्यादा खराब हालत दरभंगा के हैं। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। दरभंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर 3 नदियां कमला, काशी और बलान मिलती हैं। वहां पर बाढ़ के हालात हैं। यहाँ के आसपास के इलाके के गांव जो हैं वो टापू बन चुके हैं। मकान आधे बाढ़ में डूबे हुए हैं और यही नहीं, थानों में भी पानी घुस चुका है, जिसके बाद सांप भी निकल रहे हैं, जिससे लोगों में खौफ भी है। बाढ़ में फंसे लोगों को अब खाने और साफ पानी की दिक्कत भी हो रही है, जिसके बाद कुछ इलाकों में प्रशासन ने खाने की व्यवस्था कराई। तो 2 तस्वीरें पूरे के पूरे आप गांव देखिए, वो टापू से नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और इसके साथ ही साथ अब सांप और पानी में रहने वाले कई जानवर, जीव जंतु जो हैं वो भी घरों में घुस रहे हैं, इसलिए लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। वहीं बिहार के दरभंगा के कई गांव बाढ़ की वजह से टापू बन चुके हैं। इन गांवों का संपर्क शहरों से कट चुका है। जो जहां फंसा है वहीं का होकर रह गया है। इन गांवों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को खाने और साफ पानी की समस्या भी हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाला है। दरभंगा में विभिन्न नदियां उफान पर है। ऐसे में बाढ़ की परिस्थिति जो है वो थोड़ी भयावह हो गई है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहा है। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। एयर ड्रॉपिंग भी देखने को मिल रही है दरभंगा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इसके अलावा कम्युनिटी किचन भी जगह जगह पर देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम असराहा पंचायत में हैं और देखिए यहाँ पर बाढ़ का जो पानी, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए मनोज, किस कदर चारों तरफ बाढ़ का पानी जो है वो फैला हुआ है। SDRF का बोर्ड जो है वो कई इलाकों में दिया गया है। लोगों तक पहुंचने के लिए जो जरूरी काम है वो किया जा रहा है। प्रशासन लोगों तक पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बाढ़ का पानी है उसकी भयावहता को देखकर कि किस कदर जो बाढ़ है वो दरभंगा में फिलहाल फैला हुआ है। हालांकि 2 दिनों में बारिश नहीं हुई है, ऐसे में स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन अब भी जो पहले के हालात थे वो बने हुए हैं। हमारे साथ प्रशासनिक टीम भी है, जो स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं वो भी हैं। ये क्या स्थिति है यहाँ पर? ये स्थिति जो आपको देखने को मिलेगा कि जो हर साल जो है बाढ़ का एक प्रकोप आता है और न जाने कितना लाखों लाख घर को तोड़ते हुए बाढ़ ये निकल जाता है। ये हर साल का मामला है। इस बार के अभी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पिछले साल से बहुत ज़्यादा बाढ़ है। और खासकर जब आप यहाँ ग्रामीणों के हाल देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगभग घरों में जो है यहाँ पर लोगों के घर में प्रशासन अपनी ओर से बोट है, कम्युनिटी किचन है, तमाम तरह के अरेंजमेंट कर रहा है। क्या अरेंजमेंट प्रशासन की तरफ से जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रशासन के पास भी एक लिमिट होती है करने की। जब आप एक गांव को कवर नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, कैसे मतलब एक बूट से जो है 15-20 हज़ार आबादी को कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ भी परेशानी है। उनके तरफ जितना हो रहा है वो पूरा कर रहे हैं प्रशासन। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनीषुर रहमान हुआ। मनीषुर रहमान, क्या करते हैं मनीषुर जी?
मैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और बता रहे हैं कि परिस्थितियां थोड़ी विषम है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। और बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल हो रहा है क्योंकि अपराधियों को जमानत मिल जाती है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने आज एक सुनवाई के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बड़े बड़े अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है। चीफ जस्टिस ने कानपुर के विकास दुबे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर 64 आपराधिक मामलों वालों को जमानत मिल जाएगी तो अपराध बढ़ने का खतरा तो बना ही रहेगा। तो बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से की गई और ये कहा गया कि बड़ी ही आसानी से जो आपराधिक मामलों वाले व्यक्ति हैं उन्हें जमानत मिल जाती है। हालांकि इससे पहले भी वो इस बात को लेकर चिंता अपनी जाहिर कर चुके थे। उन्होंने इस बार फिर ये कहा कि 64 आपराधिक मामले, यानी विकास दुबे से इसको जोड़ते हुए कि जब उसे जमानत अगर मिलता है तो इसी तरीके से अपराध बढ़ेगा, उसका खतरा भी मंडराने लगता है। तो यूपी के हालात पर सीजीआई की तरफ से ये चिंता जताई गई है, जिसमें ये कहा गया सीजीआई की तरफ से कि उत्तर प्रदेश का बुरा हाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां बड़े अपराधियों को भी जमानत मिल जाती है। उधर गोरखपुर में अपहरण के बाद फिरौती के लिए 14 साल के लड़के की हत्या मामले में यूपी सरकार ने कार्रवाई की है। वहां लापरवाही बरतने के मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पुलिस की जवाबदेही तय करने की बात कही थी और इस मामले में सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए थे। तो 3 पुलिस वालों को हालांकि निलंबित किया गया है। आपको बता दें, एक शख्स जिसके बेटे को पहले अगवा किया गया, फिर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और उसके बाद जब ये डर पैदा हुआ कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले तो उस बच्चे को मारकर उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। 14 साल के बच्चे को रविवार को ही अगवा किया गया था और उसके बाद जब पुलिस के पास ये लोग पहुंचे तो ये बताया जा रहा है कि पहले 5 घंटे तक तो कोई कार्रवाई ही नहीं हुई और ये कहा गया कि वो आसपास ही कहीं गया होगा। बाद में जब तक कार्रवाई शुरू हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर गोरखपुर के पिपराइच इलाके के मिश्रौली टोले का 14 साल का बलराम गुप्ता रविवार को अचानक घर से लापता हो गया था। इसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने फोन पर बलराम गुप्ता के पिता से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। बलराम के पिता पान की दुकान चलाते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए क्राइम ब्रांच और एसटीएफ के लगाया गया, लेकिन इस बीच सोमवार को अपराधियों ने पहचान उजागर होने और पकड़े जाने के डर से बच्चे की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हालांकि गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 फर्जी सिम बेचने के आरोपी हैं। तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है जब उनको ये जानकारी मिली कि अब उनके परिवार का एक सदस्य उनके बीच नहीं रहा है। हालांकि इससे पहले जब अगवा किया गया था तो 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी, लेकिन क्योंकि इनके पिता एक पान की दुकान में चलाते हैं, इतनी रकम जुटा पाना मुमकिन नहीं था। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि 5 से 6 घंटे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में जब ज्यादा दबाव परिवार वालों की तरफ से पुलिस पर बनाई गई, उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। रक्षाबंधन आने वाला है, क्या तैयारी की थी बेटा आप? हम अपने भाई के लिए ओम खरीद के लाए थे, बोले तो पहन लो, कहा नहीं रक्षाबंधन पे पहनाना, हम नहाने जाएंगे तो गिर जाएगा, और कपड़ा वपड़ा सब कुछ खरीद के ला दिए थे। रक्षाबंधन पे मेरा भाई पहनेगा और हम लोग। आपसे फिरौती भी मांगी गई थी? हाँ, मांगी गई थी। क्या फोन आया था, कितने की? 1 करोड़। हाँ। क्या लग रहा है, आप पहचान पा रहे हैं जो नाम उन लोगों ने बताया या कुछ गाँव के? एक गांव का लड़का जो है वो हरिजन बस्ती का लड़का है, उसको तो पहचान रहे हैं। बकिया ये जो बंगला का बता रहे हैं लोग, इन लोगों को भी अब सामने आप पड़े तो हो सकता है पहचान कर ले। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। हम लोग के पास तब कोई चारा नहीं था। हम लोग तो एक नॉर्मली परिवार में झेल रहे थे। हम लोग को कोई पता नहीं था हम लोग क्या करें क्या नहीं। किसी सलाह लिए, किसी का हाथ गोड़ जोड़े तो एक बच्चा
मेरे बगल का है तो उसने बेचारा 112 पर फ़ोन किया तो प्रशासन आई, तो क्राइम ब्रांच वाले जाने वो भी आए। हम लोग प्रशासन तो आ रही है, लेकिन आज तक इस समय 24 घंटा हो गया, मेरा बच्चा का कोई पता नहीं है, कहाँ रखे हैं, सब क्या कर रहे हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने परिवार के प्रति दुख जताते हुए पीड़ित परिवार को तुरंत 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया और अपराधियों के खिलाफ सुनवाई फास्ट ट्रैक में करवाने को भी कहा है। इस बीच गोरखपुर में हुए इस हत्याकांड पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए यूपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, गोरखपुर से अपहरण बच्चे की हत्या का समाचार बेहद दर्दनाक और दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना। लगातार अपहरण और हत्याओं के बावजूद भी बीजेपी सरकार का निर्लज्ज मौन और निष्क्रियता प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। वहीं गाजियाबाद में एक बिल्डर 1 महीने से ज्यादा वक्त से लापता है। गाजियाबाद के सिहानी गेट के रहने वाले बिल्डर विक्रम त्यागी पिछले महीने की 26 तारीख से लापता हैं। खबर मिलने के बाद पुलिस ने जब उनकी तलाश शुरू की तो एक दिन बाद यानी 27 जून को उनकी कार मुजफ्फरनगर से बरामद हुई। पुलिस को कार में खून के निशान भी मिले थे, जिसके बाद बिल्डर विक्रम त्यागी की तलाश में एसटीएफ की 2 टीमें लगाई गईं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। पुलिस ने विक्रम का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। 1 महीने बाद भी विक्रम का पता नहीं लगा तो उनके परिवार ने धरना देना शुरू कर दिया। परिवार के मुताबिक उन्हें फिरौती के लिए कभी भी फोन नहीं आया। बिल्डर विक्रम त्यागी को लापता हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में अभी कोई सुराग नहीं आया। इस वक्त मैं ठीक उसी सोसाइटी के बाहर मौजूद हूं जहां पर विक्रम त्यागी रहते थे और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो कि यहां सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है और उसके बाद से 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तकरीबन 32 दिन आज होने जा रहा है, आज हो गया है और इस बीच अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है कि विक्रम त्यागी कहां पर हैं। हालांकि जो गाड़ी थी उनकी गाड़ी एक दिन बाद ही मुजफ्फरनगर से बरामद कर ली गई थी और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विक्रम त्यागी का पोस्टर है, उनके परिजन यहां पर मौजूद है और साथ में उनके जो साथी है, आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, विक्रम त्यागी जी क्या लगते थे आपको? विक्रम मेरा भतीजा है, लगते थे नहीं लगते हैं, मेरा भतीजा है। विक्रम अभी सहकुशल है। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सहकुशल हमारे बीच जल्द वापस आए। जल्द वापस आए। सर, आपका क्या कहना है? विक्रम त्यागी जी को आज 1 महीना 2 दिन हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के लिए दबाव बना रहे हैं हम लोग, पुलिस प्रशासन अपने तरीके से लगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, 0 रिजल्ट है। आज 32 दिन में भी हम जहाँ 32 दिन पहले थे आज भी वहीं खड़े हुए हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। गाजियाबाद में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बिल्डर के धरना दे रहे परिवार से जाकर मुलाकात की और उम्मीद जताई कि लखनऊ तक बिल्डर के लापता होने का मामला जल्द ही पहुंचेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मुलाकात कर रहे हैं केसी त्यागी। सर, 32 दिन हो गए हैं और अभी तक जो है विक्रम त्यागी नहीं मिला है। हालांकि जहाँ भी इस वक्त हम लोग स्पॉट पे मौजूद हैं, यहाँ से केवल 150 किलोमीटर के दायरे में एक दिन के अंदर जो विक्रम त्यागी की जो गाड़ी थी वो मिली, खून के धब्बे थे उसमें। पिछले दिनों में जो गाजियाबाद में दोनों घटनाएं हुई हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले एक यहाँ के स्थानीय पत्रकार जोशी जी की भी हत्या हुई, जिसको लेकर के यहाँ से लखनऊ तक चिंता व्यक्त की गई। हत्यारे पकड़े गए और उनको सजा दिलाई जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। विक्रम त्यागी को लेकर शासन प्रशासन में आपकी किसी से बात हुई है? सर, हमारी लखनऊ में भी, मेरठ भी, गाजियाबाद भी कई हाई अप से बातचीत हुई है। उन्होंने एसटीएफ को ये जांच सौंपी है, जो अपनी काबिलियत के लिए और खोज के लिए जानी जाती है। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसका कुछ रास्ता निकालने में कामयाब हो। वहीं गाजियाबाद के कवि नगर थाना इलाके के चिरंजीव विहार इलाके में घर में घुसे बदमाशों ने एक परिवार के 9 लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने घर वालों के साथ मारपीट भी की। परिवार का आरोप है कि बदमाशों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की
और बच्चों को पिस्तौल की बट से मारा। इस घटना में परिवार के 3 लोग घायल हो गए। परिवार के मुताबिक बदमाश घर से 1 लाख रुपए और 8 लाख के गहने लेकर फरार हो गए हैं। मैंने इसकी गिरवान पकड़ के मैंने इसकी और मैंने उसे धक्का दिया करा। मैंने कहा कैसे क्या है, फिर कहने लगे हम तो करोना वाले हैं। मैंने करोना वाले क्या करोगे तुम हमारा, मैं चुप बैठे रहो। हमने रोल मचाई, तो रोल मचाने में हमें मुझे खूब मारा, इन्होंने खूब ही पीटा। कहने लगे तुम चुप बैठे रहो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर मैंने चुप नहीं बैठे तो छोटी लड़की जो मेरी रोल मचाने लगी तो इसके यहाँ बंदूक ही मारी, ये जो बंदूक की बट होती है ये मारी, और मैं इसे इसके ऊपर लौट दी। इसे मारने के लिए तैयार हो गए, जान से मारेंगे, इसे जान से मारेंगे नहीं तो बोलना बंद करो। 8 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख के कैश की जो अभी प्रथम सूचना आ रही है, हालांकि अभी तहरीर दी नहीं है, ये यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं। और साथ ही जो है मार पिटाई के इन्होंने वहाँ पर ये सूचना दी है कि मार पिटाई वहाँ पर की गई है। चोटें जो देखी गई हैं हालांकि गंभीर नहीं हैं, लेकिन मार पिटाई हुई है। इस संबंध में भी जो है यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं इनको सबको लगा दिया गया है और आसपास के सारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। घर के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के हैं उससे हमें उम्मीद है कि साक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहाँ के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। अभी रिसेंटली कई घटनाएं काफ़ी गंभीर घटी हैं। प्रदेश में अपराधियों का नहीं बल्कि कानून का राज चलना चाहिए, तो इसके लिए इनको बिना कोई शर्म किए हुए, तो इसके लिए इनको बीएसपी के शासनकाल से काफ़ी कुछ इस मामले में सबक सीखना होगा।